व्यावहारिक हिंदी में हम पल्लवन यह पाठ पढ़ रहे थे। इस पाठ में पल्लवन यानी कि क्या, इस पल्लवन के बारे में अध्यापक और प्रतीक, शीतल, गौरांश, रोशन, तन्वी, मितवा, रिदिम आदि विद्यार्थी आपस में चर्चाएं कर रहे हैं और अध्यापक जी से ये सारे विद्यार्थी पल्लवन के बारे में कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। अध्यापक इन प्रश्नों का निरसन कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। हम यहाँ तक आ गए थे। अब रोशन, हम जैसे विद्यार्थियों के लिए पल्लवन कला को आत्मसात करने की क्या आवश्यकता है? हम तो साहित्यकार नहीं हैं। इस संदर्भ में जानकारी दीजिए न सर। अध्यापक, रोशन, तुम अच्छे अच्छे प्रश्न करते हो। यह जिज्ञासा सराहनीय है, इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। रोशन ने अध्यापक जी से प्रश्न पूछा है कि अध्यापक कह रहे हैं कि पल्लवन को आत्मसात करना बहुत आवश्यक है, पल्लवन के बारे में जानकारी पाना बहुत आवश्यक है। पल्लवन का मतलब है विषय का विस्तार। तो रोशन ने अध्यापक जी से प्रश्न किया है कि पल्लवन भले ही एक कला है, लेकिन इस कला को आत्मसात करने की विद्यार्थियों को हमें क्या आवश्यकता है, आप समझाएंगे? अध्यापक कहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे रोशन तुम प्रश्न करते हो। तुम्हारी यह जो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। इस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। रोशन, जी सर, हमें इस विषय की भी जानकारी चाहिए। रोशन कहता है कि सर, हमें इस विषय की जानकारी चाहिए ही। अध्यापक, वर्तमान युग विज्ञान का युग है। आज के बच्चे वैज्ञानिक युग में पल रहे हैं। हमारे साहित्य में लेखक, विचारक, कवि अपने मौलिक विचारों को व्यक्त करते हैं। हम उन विचारों को समझ नहीं सकते, तब पल्लवन हमारी सहायता करता है। परंतु बच्चे केवल विषयगत ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होता है, अपितु आज के युवाओं के लिए अनेक क्षेत्रों में का प्रवेश द्वार तैयार हो जाता है। पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार करता है। तन्वी, वह कैसे है? यहाँ पर अध्यापक समझाते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है। आज के बच्चे वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, पल रहे हैं। साहित्य में लेखक, विचारक और कवि अपने मौलिक विचार व्यक्त करते हैं। हमें वह साहित्य पढ़कर उन विचारों को समझ लेना आवश्यक है। तब ऐसे समय कि जो विचार हमारे समझ में नहीं आते, वह विचार समझने के लिए पल्लवन हमारी मदद करता है, सहायता करता है। केवल विषयगत ज्ञान बच्चों को होना अनिवार्य नहीं होता है, तो युवाओं के लिए अनेक क्षेत्रों में प्रवेश द्वार तैयार किए गए हैं। पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार करता है। यानी कि अगर कोई उक्ति हो कि जो उक्ति आपके समझ में नहीं आती, तो पल्लवन द्वारा वह उक्ति आपके समझ में आ सकती है। इसीलिए पल्लवन महत्वपूर्ण है। पल्लवन की पढ़ाई करना हमें अवश्य है। तन्वी कहती है, वह कैसे? अध्यापक, अब गौर से सुनो। शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है। केवल शिक्षा तथा साहित्य में पल्लवन का महत्व नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए इस कला से अवगत होना आवश्यक है। इतना ही नहीं, कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति तथा अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन का उपयोग होता है।
हमारे करियर की दृष्टि से भी पल्लवन उपयुक्त है। अध्यापक कहते हैं कि गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। शारीरिक विकास के साथ साथ, अपने शारीरिक विकास के साथ साथ हमारा आपका बौद्धिक विकास होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि केवल शिक्षा तथा साहित्य में पल्लवन का महत्व नहीं है, तो उत्कृष्ट वक्ता, उत्कृष्ट पत्रकार, नेता, प्रोफेसर और वकील आदि जो भी कुछ पद है, वह पद प्राप्त करने के लिए, हमें बनने के लिए पल्लवन इस कला को अवगत होना आवश्यक है। पल्लवन इस कला से अवगत होना हमारे लिए आवश्यक है। क्यों इतना ही नहीं है कि कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति तथा अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, और हमारी करियर की दृष्टि से भी पल्लवन हमारे लिए उपयुक्त है। म्हणजे जर समजा तुम्ही एखादा वक्ता झालात चांगला, एखादा पत्रकार तुम्ही जर असाल, समजा तुम्ही वक्ता असाल तर तो वक्ता एखादा छोटासा विषय सुद्धा विस्तृत स्वरूपात तुम्हाला मांडता यायला पाहिजे। एखादा छोटासा किस्सा वेगवेगळे उदाहरणं देऊन तुम्हाला पटवून देता आला पाहिजे। कारण बघा, मी शिकवताना सुद्धा आपण एखादी गोष्ट कळली नाही आणि मध्येच उदाहरण दिलं तर तो तुम्हाला जास्त व्यवस्थित कळतं। तसं तुम्ही एखादा नेता आहात, नेता हा मी काम करीन, तो मी काम करीन, नुसतं असं बोलून चालत नाही, तर ते काम मी कशा प्रकारे करीन हे सांगण्यासाठी पटवून देण्याची कला तुमच्याजवळ असणं गरजेचं असतं। म्हणजे 2 वाक्य आहेत, त्या 2 वाक्य समजून देण्यासाठी ती तशी जर 10 वाक्य वापरली तर ती जास्त इफेक्टिव्ह होत असतात। सो प्रोफेसर आहात, तुम्ही वकील आहात, तर प्रोफेसर सुद्धा शिकवत असताना वेगवेगळ्या प्रकारची उदाहरणं दिली तर तुम्हाला ते जास्त कळतं, त्याच्यामुळं ते सुद्धा गरजेचं आहे। वकिलांना सुद्धा वकिली करत असताना काही उदाहरणं तिथेशी जर दिली तर त्यांचं सुद्धा ते अट्रॅक्शन तिथं वाढतं, परिणाम जास्त होतं। सो इसीलिए अगर तुम्हें कुछ बनना है तो कुछ बनने के लिए भी पल्लवन आवश्यक है। आपके करियर की दृष्टि से भी पल्लवन बहुत उपयुक्त है। मितवा, सर जी कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि पल्लवन की विशेषताएं क्या होती है। मितवा कहता है, बहुत अच्छी जानकारी सर आप दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि पल्लवन की विशेषताएं क्या हैं। अध्यापक कहते हैं, बताता हूँ, इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हो। म्हणजे तुम्ही सुद्धा वहीत लिहू शकता, हे लिहिलं तर जास्त चांगलं होईल, अंडरलाइन तर करून घ्यायची आहेच। मैं पल्लवन की विशेषता बोर्ड पर लिखना चाहता हूँ। पल्लवन की विशेषताएं: 1 कल्पनाशीलता, 2 मौलिकता, 3 सर्जनात्मकता, 4 प्रवाहमयता, 5 भाषा शैली, 6 शब्द चयन, 7 सहजता, 8 स्पष्टता और 9 क्रमबद्धता। अध्यापक जी ने समझाया है कि पल्लवन की विशेषताएं 9 हैं। 1 कल्पनाशीलता, 2 मौलिकता, 3 सर्जनात्मकता, 4 प्रवाहमयता, 5 भाषा शैली, 6 शब्द चयन, 7 सहजता, 8 स्पष्टता और 9 क्रमबद्धता आदि 9 पल्लवन की विशेषताएं हैं। लड़की एक कह रही, सर जी क्या पल्लवन लिखने की कोई अलग शैली होती है। एक लड़की बीच में ही सर कहती है कि पल्लवन लिखने की कोई और शैली है क्या। अध्यापक, हाँ, पल्लवन लिखने की निम्नलिखित शैलियां प्रचलित है। अध्यापक जी अब पल्लवन लिखने की अलग अलग प्रकार की शैलियां यहाँ पर समझा रहे हैं। उसमें से एक है, पहली शैली है, इसमें विषय प्रवर्तन प्रथम वाक्य से ही प्रारंभ हो जाता है। इसमें इधर उधर बहकने एवं लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध रोचकतापूर्ण एवं
उत्सुकता भरे वाक्य लिखने चाहिए। निबंध विस्तृत असतो, जास्त विस्तृत असतो, 2, 3, 4 असा पानांचा असतो, शब्दसाठे जास्त असतो, त्यामुळे निबंध हा अतिशय विस्तृत लिहिला जातो। निबंधामध्ये सुरुवातीला प्रस्तावना असते, नंतर विषयाला सुरुवात केली जाते, नंतर मध्य असतो, नंतर मग उरकता निबंध घ्यायला लागतो, शेवटी अंत असतो। परंतु पल्लवन लिहत असताना प्रस्तावना लिहिण्याची गरज नसते। इसमें प्रवर्तन प्रथम वाक्य से ही प्रारंभ हो जाता। प्रवर्तन म्हणजे विषयाची सुरुवात पहिल्या वाक्यापासूनच सुरुवात होते, म्हणजे डायरेक्ट स्पष्टीकरण। इधर उधर की बातें बहकने एवं लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नसते। म्हणजे एखादी गोष्ट स्पष्ट करत असताना अधिक विस्तृत जाण्याची गरज नसते, थोडक्यात ती विस्तृत करून सांगायची असते, त्याला मध्य म्हणतात। आणि प्रथम वाक्य से श्रृंखलाबद्ध रोचकता एवं उत्सुकता भरे वाक्य लिखने चाहिए। म्हणजे सुरुवातीपासूनच अट्रॅक्टिव्ह वाक्य रचना आणि एखादी एक अशी साखळी तयार केली, एकाच्या पुढे दुसरा, दुसऱ्याच्या पुढे तिसरा, अशी एक क्रमबद्धता त्याच्यामध्ये असणं गरजेचं असतं। 2. कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि प्रारंभिक 2-3 वाक्यों की भूमिका बनानी चाहिए, मध्य के 10-12 वाक्यों में विषय प्रतिपादित करें तथा अंतिम 2-3 वाक्यों में उपसंहार प्रस्तुत करें। दूसरा यहाँ पर दूसरी शैली बताई है कि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि शुरू के प्रारंभ के 2-3 वाक्यों में पल्लवन की भूमिका बनानी चाहिए, बाद में मध्य के लिए 10-12 वाक्य लिखने आवश्यक है और अंत में 2-3 वाक्यों में उपसंहार यानी कि अंत। कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है कि शुरू में 2-3 वाक्य में इस पल्लवन की भूमिका बनानी चाहिए, फिर मध्य होना जरूरी है 10-12 वाक्यों में, और अंत के 2-3 वाक्यों में पहले 2-3 वाक्यों में शुरुआत करनी चाहिए, भूमिका बनानी चाहिए, बाद में 10-12 वाक्यों में मध्य बनाना चाहिए, और अंतिम उपसंहार यानी कि अंतिम 2-3 वाक्यों में इस पल्लवन का अंत होना जरूरी है। इस तरह पल्लवन लिखना आवश्यक है, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है। रोशन: सर, क्या पल्लवन की प्रक्रिया भी अलग होती है? इस संदर्भ में संक्षिप्त में जानकारी दीजिए ना। अध्यापक: वैसे पल्लवन की जानकारी लेते लेते उसकी प्रक्रिया पर भी हमारी चर्चा हुई है, फिर से थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। रोशन कहता है, पल्लवन की प्रक्रिया अलग होती है, इस संदर्भ में सर आप कुछ जानकारी दीजिए ना। अध्यापक कहते, वैसे पल्लवन की जानकारी लेते लेते उसकी प्रक्रिया पर हमारी चर्चा हुई है, और अब थोड़ा और अधिक मैं स्पष्ट करता हूँ, स्पष्ट समझाता हूँ। 1. विषय को भलीभांति पढ़ना, समझना, ध्यान केंद्रित करना, अर्थ स्पष्ट होते हुए पुनः सोचना।